हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। इस बार शख्सियत में हमारे साथ हैं आईईसी यूनिवर्सिटी बद्दी के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह। प्रोफेसर सिंह, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर शशि भूषण जी। प्रोफेसर सिंह, आप विख्यात नैनो वैज्ञानिक हैं। आज के युग में इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। इस पर बाद में आते हैं। पहले जानते हैं आपके अपने बारे में, जन्म के बारे में, परिवार के बारे में, शिक्षा के बारे में ज़रा दर्शकों को बताइएगा। मेरा जन्म घुमाना गांव तहसील कुमारसन में हुआ था। हम चार भाई एक बहन है। छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ। मुख्य एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है वो कुमारसन से मैंने प्राप्त की, शिमला ज़िले में। और उसके बाद मैंने रामपुर कॉलेज में बीएससी किया है और बीएससी नॉन मेडिकल में। और मैंने 1985 और 1986 में स्टेट में टॉप भी किया था और बीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट। और मुझे स्कॉलरशिप भी मिला। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मेरी पूरी पढ़ाई जो है सरकार के स्कॉलरशिप के बेस पर ही आगे बढ़ी। उसके बाद मैं शिमला आया मास्टर डिग्री करने के लिए, एमएससी फिजिक्स डिपार्टमेंट में, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। हाँ जी। और उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए दिल्ली रुख किया। वहाँ पर मैंने दिल्ली कहाँ से की पीएचडी आपने? आईआईटी दिल्ली से ही। और वहाँ पर मैंने 5 साल रिसर्च किया। मेरा जो रिसर्च का एरिया था वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर, इसकी क्या विशेषताएं हैं उसके ऊपर मैंने गहनता से रिसर्च किया। 5 साल रिसर्च करने के बाद मैंने उसके बाद डीएवी कॉलेज कांगड़ा में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। उसके बाद मैं विश्वविद्यालय में आया एज ए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। यहाँ मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर बना। उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहा। मैं 2 बारी मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दूसरी जब मेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसी बीच मुझे ये आईईसी विश्वविद्यालय में उपकुलपति का कार्यभार दिया गया। वैसे तो अभी भी आपका ताल्लुक लायजन अपने मूल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ है। आप जनहित में वहाँ गए हैं। कल आपको लौटना होगा तो आप उसी पद पर, उसी स्थान पर वापस लौट भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। क्योंकि मैं यहाँ से एक हमारे यूनिवर्सिटी में एक ये प्रोविज़न है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को अवेल कर सकते हैं। मैंने ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पब्लिक इंटरेस्ट में अवेल की है और ये मैंने 3 साल के लिए मैं अवेल करने जा रहा हूँ। और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट इसलिए है कि वहाँ पर भी जो हमारे बच्चे हैं वो हिमाचल के ही है, उनको कैसे एक सही एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, उस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ वहाँ पर। आपको इस विश्वविद्यालय में शुरू से लेकर प्रोफेसर तक काम करने का मौका मिला है। इसके बाद आप एक अन्य विश्वविद्यालय में, जो निजी विश्वविद्यालय है, वहाँ में कुलपति के रूप में गए हैं। इस विश्वविद्यालय के कामकाज में और एक निजी विश्वविद्यालय के कामकाज में कोई अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है कि पहले तो मेरी भी जो सोच थी कि प्राइवेट के प्रति जनरली हम ये देखते थे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर से गया था प्राइवेट सेक्टर में, तो मेरी भी एक धारणा थी कि प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत होती हो। लेकिन मेरा पिछले 6 महीने में ये ज़ाती तजर्बा रहा है कि ऐसा नहीं है। हमारे प्राइवेट सेक्टर में हर एक जो भी वहाँ एम्प्लॉई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शाम को उसको बताना पड़ता है कि आज पूरे दिन आपने क्या काम किया। तो सरकारी काम नहीं होता। सरकारी काम नहीं होता, वो प्राइवेट में है, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। वो चाहे पीएन है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे वाइस चांसलर है, सबकी जवाबदेही है। ये एक मैंने प्राइवेट सेक्टर में देखा कि आपकी जवाबदेही है। अगर आप जवाबदेही नहीं करेंगे तो समाज में आप सेवा नहीं दे पाएंगे। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा मतलब काम कर रहा है हिमाचल के अंदर। आपने महारत हासिल की नैनो टेक्नोलॉजी में। विश्व में आज इस टेक्नोलॉजी का बहुत नाम है। आपको कैसे दिमाग में आया, कैसे जहन में आया कि मुझे इस फील्ड की ओर बढ़ना है? कैसे महसूस किया आपने? ये बहुत आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मैंने जो पीएचडी का काम किया वो मैग्नेटिज्म के ऊपर था। तो उस टाइम जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की,
वो टेक्नोलॉजी होती थी बल्क मटेरियल की, अब टेक्नोलॉजी है नैनो मटेरियल की, सिर्फ स्केल का चेंज आया। इसको मैं सिंपल भाषा में ये समझा सकता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी और जो पहले टेक्नोलॉजी, उसमें अंतर सिर्फ ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी में जो मटेरियल की जो क्वालिटी है या जो कॉस्ट है या जो उसकी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप नैनो पेंट घर में यूज़ करेंगे तो उस पेंट को जैसे 3-4 साल के बाद जो ऑर्डिनरी पेंट है वो आपको बदलना पड़ता है, लगाना पड़ता है, लेकिन नैनो पेंट में 50 साल तक उसकी लाइफ हो जाएगी, 100 साल तक लाइफ हो जाएगी। लेकिन खतरा भी है इसमें, क्योंकि टॉक्सिक भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब नैनो जो मटेरियल है वो टॉक्सिक हो सकता है, घातक हो सकता है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी में आने में भी समय लगेगा, लेकिन कुछ पॉकेट्स में ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे जो ऑर्डिनरी मटेरियल है उसमें जो एटम, अणु और परमाणु हैं वो मतलब जो सरफेस है, जो मटेरियल का कोई भी सतह है, उसके जो अणु और परमाणु है वो सोए हुई अवस्था में, वो सोए रहते हैं, वो कोई काम नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप बल्क से नैनो में आते हैं तो जो अणु और परमाणु सतह पर है वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, सुपर एक्टिव। तो ये बेसिकली नैनो मटेरियल इसलिए खास है, इसमें सतह पर जो अणु और परमाणु बैठे हुए हैं वो एकदम सुपर एक्टिविटी में आ जाते हैं। इसलिए मटेरियल की विशेषता हर एक क्षेत्र में दोगुनी, चौगुनी और इवन लिमिट से बाहर हो जाती है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। प्रोफेसर महावीर सिंह से बातचीत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। तो कोई बीमार है और वो कैसे डिटेक्ट हो जाएगा उस, क्योंकि वो जो सेंसर इंसान के बॉडी में लगा हुआ होगा उसका लिंक हॉस्पिटल के साथ भी होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रोफेसर सिंह, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, थोड़ा विस्तार में बताइएगा कि दरअसल ये टेक्नोलॉजी क्या है। ये आपने डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। आम जनता या स्टूडेंट में भी ये मिसकंसेप्शन है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है। मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे ये एक ऑर्डिनरी मटेरियल है और ये नैनो मटेरियल है, इनमें फ़र्क ये है कि अगर ऑर्डिनरी मटेरियल को हमने डिसाइड करना है तो इसका हमें पाउडर बनाना पड़ेगा। इसका हम पाउडर बनाएंगे तो पाउडर का जो सबसे छोटा कण होगा उसका अगर साइज माइक्रोन है, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर है, तो ये ऑर्डिनरी मटेरियल है। और ये नैनो मटेरियल है, इसका भी हम पाउडर बनाएंगे, उसका भी अगर पाउडर का जो सबसे छोटा कण है वो 10⁻⁹ मीटर है। मतलब इसका ऑर्डिनरी मटेरियल का 1,00,000 हिस्सा छोटा कर देना वो नैनो मटेरियल है। तो फर्क ये है कि जब आप ऑर्डिनरी मटेरियल से नैनो मटेरियल पर जा रहे हैं तो इस नैनो मटेरियल की क्षमता हर एक क्षेत्र में बढ़ जाती है, लाखों गुणों टाइम बढ़ जाती है। लेकिन खतरा एक चीज का है कि जब आप इस मटेरियल से इस मटेरियल में जा रहे हैं तो ये टॉक्सिक हो सकता है। टॉक्सिक का मतलब ये है कि ये हार्मफुल रेडिएशन भी दे सकता है जो हम आम आदमी के लिए घातक हो सकती है। लाभकारी चीज है, लेकिन इस्तेमाल बड़ा तरीके से, सावधानी से करना पड़ेगा। चलिए, अब डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ में, डिफेंस में, कम्युनिकेशन में इसके बहुत लाभ हैं, तो जरा बताइए दर्शकों को भी। सबसे इसका जो महत्वपूर्ण लाभ है वो विशेष तौर पर हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा पाया गया है। हेल्थ सेक्टर में आज तक आपने सुना होगा कि कैंसर से जनरली आम धारणा है कि डरावनी बीमारी है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी ने अब कुछ इस तरह के कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, इसमें महारत हासिल कर दी है। और ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि जीरो साइड इफेक्ट के साथ, जीरो साइड इफेक्ट है। जो कीमोथेरेपी होती है उसमें 70 से 80% साइड इफेक्ट होता है, मतलब जो एक्टिव सेल होते हैं उन वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैंसर के सेल तो डिस्ट्रॉय होते हैं, एक्टिव सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन ये जो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा जो एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हाइपरथर्मिया टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में साइड इफेक्ट 0% है और इसमें कैंसर के सेल को सेलेक्टिवली हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अभी कुछ कैंसर ऐसे है, जैसे पेन क्रिया का कैंसर है, उसमें अभी भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जब हेल्थ सेक्टर में हम इसको उपयोग करते हैं तो एकदम नहीं होता है। आप बता रहे थे कि कम्युनिकेशन में, डिफेंस में इसका लाभ है, वो कैसे?
हाँ, कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेशन सेक्टर आजकल देखिए आप, मोबाइल टेक्नोलॉजी कितनी विशाल रूप ले चुकी है। बगैर मोबाइल के आज हर इंसान जो है अपने आप को असहाय महसूस करता है। तो इस टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे आप हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, 4G की बात हो रही है, 3G की बात हो रही है, 2G की बात हो रही है, इवन 6G की बात हो रही है, ये टेक्नोलॉजी जब विशाल रूप लेगी तो उसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया इतनी सिकुड़ जाएगी कि वो रूप ले लेगी सेंसर का। मतलब इंसान में सेंसर लगा देंगे तो अगर वो इंसान घर में अकेले भी बैठा हुआ है तो सेंसर डिटेक्ट करके डिफरेंट रिस्पेक्टिव प्लेस में, चाहे वो पुलिस स्टेशन होगा, चाहे हॉस्पिटल होगा, तो वहाँ उसकी डिटेक्शन हो जाएगी और वहाँ से जो है जो भी सेवाएं होगी वो उस आदमी तक पहुँचाई जा सकती है। और वो कैसे डिटेक्ट हो जाएगा उस, क्योंकि वो जो सेंसर इंसान के बॉडी में लगा हुआ होगा उसका लिंक हॉस्पिटल के साथ भी होगा। तो जैसे ही उसमें कोई अबनॉर्मलिटी आएगी बॉडी में, वो सेंसर उसको डिटेक्ट कर देगा और वहां अलार्म बज जाएगा। तो इमीडिएटली एम्बुलेंस वहां से उस इंसान को पिक करेगी और ले जाएगी। यही स्मार्ट सिटी का और यही डिजिटल का कंसेप्ट है। व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स? हाँ, एग्रीकल्चर में भी जैसे आजकल आपने देखा होगा कि पैदावार कम हो रही है, तो इस टेक्नोलॉजी से ईल्ड मतलब बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे अगर 1 बीघा में सपोज अगर हम देखते हैं कि 10 बोरी होती है, 20 बोरी होती है, इस टेक्नोलॉजी से आप 50 बोरी तक उसको पैदा कर सकते हैं। ईल्ड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। किस तरह यूज़ होती होगी ये टेक्नोलॉजी इन चीज़ों में? हाँ, वो जैसे कि एक जो ऑर्डिनरी बीज है और जो नैनो बीज होगा उसकी क्षमता, जैसे कि मैंने बताया था कि जो नैनो का जो बीज होगा उसमें अणु और परमाणु इतने सुपर एक्टिव होते हैं, वो उसकी क्षमता जो है 5 गुना 10 गुना उसको बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से एग्रीकल्चर क्षेत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि हिमाचल में इस तरह की प्रगति अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है? क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों को इस टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ हो, लोग आगे बढ़े, समृद्ध हों और स्वस्थ भी रहें? इसमें अभी तो हिमाचल की बात भी है, लेकिन अभी तो हिंदुस्तान के लेवल पर ही इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अभी लोगों में जागरूकता नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। लोगों में जागरूकता तब आती है जब वो प्रोडक्ट समाज मार्केट में आ जाता है। तो अभी जैसे जैसे एक्सेप्टेबिलिटी होने लगती है, तो ये हिमाचल में भी है। हिमाचल का भी वही स्थिति है जो हिंदुस्तान की स्थिति है। तो इस टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा बजट इस पर दे रही है, खर्च कर रही है, और मैं आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा स्टेट को भी होने वाला और इंडिया को भी। शोध के लिए, अनुसंधान के लिए बहुत सारे रिसर्च स्टेशन चाहिए, ज़रूरत है उनकी, स्थापित किए जाने चाहिए। देश में बहुत जगह ऐसे अनुसंधान के जो सेंटर्स हैं वो खुल गए हैं। आपकी तरफ से, आपके एक्सपर्टीज़ के कोई प्रयास रहेंगे कि हिमाचल में भी इस तरह के संस्थान आए? उसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने डॉक्टर साहब पूछा है। मैं जब डिफरेंट मीटिंग्स में जाता हूँ तो हमने ये विशेषता पाया है कि नॉर्दर्न इंडिया में रिसर्च के इंस्टीट्यूट बहुत कम है, नाम आतर के है। मोस्टली ये रिसर्च इंस्टीट्यूट या तो साउथ की तरफ है या सेंट्रल इंडिया की तरफ है, नॉर्दर्न में इसका कम है। तो उससे यहाँ के लोगों को हानि भी होती है, यहाँ के जो रिसर्चर को, क्योंकि उनको रिसर्च करने के लिए उन जगह पर जाना पड़ता है। तो हम प्रयास करेंगे और हम इस दिशा में कोशिश भी कर रहे हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और जम्मू और अमृतसर की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मैंने थोड़ा सा बात इस दिशा में की है कि एक कलेक्टिव फोरम बनाया जाए ताकि यहाँ एक ऐसा सेंटर डेवलप हो। हाँ जी, तो यहाँ एक सेंटर बने ताकि हमारे बच्चों के लिए पूरी फैसिलिटी मौजूद हो। आप तो विदेश भी गए होंगे इस सिलसिले में, तो वहाँ किस तरह का माहौल है? मैं विदेश, हाँ, मैंने रिसर्च में विदेश में 2004 से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। पहले मैं बॉस्टन गया, यूएस, वहाँ मैंने कुछ नैनो मटेरियल के ऊपर पेपर भी प्रेजेंट किए, थोड़ा काम भी किया। फिर मैं कॉमनवेल्थ फेलो यूके में गया, वहाँ हमने नैनो मटेरियल के ऊपर वर्क किया। फिर मैं फ्रांस गया, वहाँ कम्युनिकेशन में हमने बहुत ज़्यादा काम किया, मेरे स्टूडेंट भी जाते हैं। तो उनके साथ हमारा कंटिन्यूस जो है लिंक बना हुआ है। हमारे बच्चे यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ की टेक्निक लेके फिर हम यहाँ डेवलप करते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में मैंने जो यहाँ प्रयास किए हैं,
फिज़िक्स डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में 10 साल में फिज़िक्स डिपार्टमेंट ने महत्वपूर्ण ग्रोथ ली है, महत्वपूर्ण महारत हासिल की है। वो चाहे पब्लिकेशन हो, चाहे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मशीनें लाई है। तो हमारी जो रिसर्च है इंटरनेशनल जो फॉरेन की जो कोलैबोरेशन है उसके साथ मिलके हम उसी लेवल का वर्क कर रहे हैं जैसा वो कर रहे हैं। तो फॉरेन का मेरा जो विजिट था वो यहाँ पर भी काम आया। यहाँ हम रुकते हैं और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद प्रोफेसर सिंह से जानेंगे निजी विश्वविद्यालयों की सेहत, उनका कामकाज और प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, इन विषयों के बारे में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम तुरंत लौटते हैं। एक विश्वविद्यालय के बारे में तो ये कह दिया गया कि बस एडमिशन ले ली, उसके बाद पेपर देने आ जाओ, पेपर न भी दो तो आपको डिग्री मिल रही है। हाँ, ये है, ऐसी बात है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर सिंह, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन ब्रेक के दौरान एक बात मेरे जहन में आई। मैंने कहीं पढ़ा था, जिस ऑर्गन में बॉडी के कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, मेडिसिन सिर्फ वहीं एडमिनिस्टर हो। ये क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है ताकि बाकी बॉडी में ना जाए, बस जहाँ तकलीफ है वहीं? ये क्या है? ये तो आपने बहुत डेप्थ का क्वेश्चन पूछा है, इसमें दाद देता हूँ मैं आपके क्वेश्चन की। ये टेक्नोलॉजी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होती है। ये भी नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा आज के इस युग में संभव है। अगर बाजू में दर्द है तो आज मेडिसिन जो है हम बाजू में ही दे सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो जो मेडिसिन का जो डोज है वो कम जाएगा और इफ़ेक्ट उसका जल्दी असर उसका जल्दी होगा। तो इसको टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के नाम से मशहूर है। और ये ब्रेन ट्यूमर के लिए या कहीं भी लोकलाइज्ड एरिया में अगर ड्रग को डिलीवर करना हो तो उसमें इस विधि द्वारा हम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत से विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में आए हैं, तारीफ भी हुई है लेकिन ज़्यादा आलोचना हुई है। ऐसा क्यों है कि आलोचना का शिकार ये विश्वविद्यालय हो रहे हैं? आप भी एक निजी विश्वविद्यालय को आजकल हेड कर रहे हैं, गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते हैं। ये धारणा लोगों में है अभी तक हिमाचल प्रदेश में या हिंदुस्तान के लेवल पर कि प्राइवेट के इंस्टीट्यूट जितने भी है, लोगों में ये रहता है कि वहाँ पर क्वालिटी का काम नहीं होता है, कमर्शलाइजेशन का ज़्यादा होता है। लेकिन पिछले 6 महीनों में मैं यही कह सकता हूँ, जो मेरा जाती तजर्बा है, कि जो विश्वविद्यालय एक इनोवेशन के साथ चले हैं, एक विज़न के साथ चले हैं, वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। मैं यहाँ ये बात भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो विदेशों में जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है, वो चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोरिया की में हो, मलेशिया में हो, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो हिमाचल का जैसे आपने जिक्र किया, हिमाचल में 19 विश्वविद्यालय जो प्राइवेट है, 18-19 विश्वविद्यालय, अगर ये विज़न के साथ अपना विज़न के साथ चलेंगे आगे, अच्छी सर्विसेज देंगे, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तो डेफिनेटली हिमाचल एक यूरोप का मॉडल बन सकता है। क्षमा कीजिएगा, शिकायतें तो यहाँ तक आती हैं। एक विश्वविद्यालय के बारे में तो ये कह दिया गया कि बस एडमिशन ले ली, उसके बाद पेपर देने आ जाओ, पेपर न भी दो तो आपको डिग्री मिल रही है। हाँ, ये है, ऐसी बात है। वो विश्वविद्यालय फिर बंद हो जाएंगे डॉक्टर साहब, वो विश्वविद्यालय जल्दी बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को आप बार बार नहीं ठग सकते हैं। कंपीट कैसे करेंगे वो बच्चे भी आगे चलकर, अदरवाइज भी? हाँ, वो बहुत वाजिब क्वेश्चन है आपका। ऐसे विश्वविद्यालय भी है, लेकिन मैं जहाँ तक अपनी विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, हम एक गुणवत्ता के साथ आगे जा रहे हैं। मैंने इसी दिशा में हिमाचल का भ्रमण भी किया और लोगों के सामने एक विज़न डॉक्यूमेंट रखा, और हम प्रॉपर विज़न के साथ, प्रॉपर इनोवेशन के साथ। और यहाँ मैं ये बात बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि वो विश्वविद्यालय वो ग्रो करेगा जहाँ पर रिसर्च जो है डेवलपमेंट के साथ जुड़ेगी। फैकल्टी की बात करते हैं, देखने में आता है इंस्पेक्शन होती है, उस समय फैकल्टी होती है, बाद में सब गायब हो जाता है, ऐसे क्यों? हाँ, ये है, मैंने खुद पर्सनल तौर पर ये देखा है। रेगुलेटरी कमीशन से मैं भी इंस्पेक्शन में गया हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। ये है, ये प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ऐसा काम कर रहे हैं वो विश्वविद्यालय जल्दी गायब हो जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। यहाँ सर्वाइव वही विश्वविद्यालय करेंगे जो विज़न के साथ जाएंगे, ईमानदारी के साथ जाएंगे और
प्रॉपर R&D के साथ जाएंगे लोगों के बीच, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजिकल युग में आप किसी को ठग नहीं सकते डॉक्टर साहब। आपको ये देना ही पड़ेगा, लोगों को सर्विसेज देनी पड़ेगी। और प्राइवेट सेक्टर बुरा नहीं है, अगर आप क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं तो बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ग्रो कर सकते हैं बच्चे। यहाँ से हमारे बच्चे अब विदेश जा रहे हैं, तो हम भी विदेश के बच्चों को यहाँ ला सकते हैं अगर हम प्रॉपर इनोवेशन के साथ जाएंगे। एक चीज़ बताइए, विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति को आप कैसे लेते हैं? विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति, जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर पीसफुल वे में हो तो अच्छा भी है, उससे इम्प्रूवमेंट होती है। लेकिन हमारे प्राइवेट विश्वविद्यालय में तो दंगे, झगड़े, मारकुटाई, वायलेंस, ये भी सब भी तो होता है। हाँ, ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को ड्रैग करती है, आगे नहीं कर ले जा सकती। छात्रों का भी लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर वो पीसफुल तरीके से हो। अब वो उसी के लिए, अब वो तो अब स्टूडेंट को भी देखना पड़ेगा, अथॉरिटी को भी देखना पड़ेगा कि एक किसी न किसी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले पर आए कि पीसफुल तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल बने, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सबसे पहले तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि विश्वविद्यालय में थोड़ा सा इसकी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए, एक स्वायत्तता होनी चाहिए विश्वविद्यालय की, तभी वो विश्वविद्यालय ग्रो करता है। और अथॉरिटी को भी और स्टूडेंट को भी अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। विश्वविद्यालय को भी स्वायत्त संस्थान मानते हैं, लेकिन सब जानते हैं, सब देखते हैं, सबको पता है कि फिर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती ही है, सरकार चाहे किसी भी दल की क्यों ना हो। हाँ, ये फ़र्क तो रहता है सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, ये तो रहता है। अगर हम हिंदुस्तान की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पॉलिटिक्स है, उस चीज़ का डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट में तो पॉलिटिक्स का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वहाँ तो जवाबदेही है हर आदमी की, PN से लेकर वाइस चांसलर तक हर आदमी की जवाबदेही है, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर सकते। प्रोफेसर सिंह, अंतिम प्रश्न, ईमानदारी के साथ बताइएगा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आप वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, आपको नहीं लगता, आप सन ऑफ द सॉइल भी हैं, आपको नहीं लगता कि आपको इस विश्वविद्यालय का कुलपति होना चाहिए था? या जो नया विश्वविद्यालय बना है, तकनीकी विश्वविद्यालय, उसमें आपको VC होना चाहिए था? आपको दोनों बार नज़रअंदाज किया गया, क्या कहेंगे? इसमें मैं तो कमेंट क्या कर सकता हूँ, हो सकता है मेरे से जो लगाए गए हैं मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस के होंगे, ये तो अब सरकार का विषय है, इसमें मैं तो क्या कह सकता हूँ। मैं तो अपने तरफ से जो मेरा एक विज़न है, जो एक रिसर्च है, वो प्रेजेंट कर सकता हूँ, बाकी तो कमेंट मैं नहीं कर पाऊँगा इसमें। चलिए, आपने ETV के साथ ख़ास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपको शुभकामनाएं भी कि नैनो टेक्नोलॉजी को आप बहुत आगे तक ले जाएंगे, जिससे देश हमारा खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा, समृद्ध होगा और लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिएगा ETV न्यूज़।